स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 की नेक्स्ट वीडियो आज हमारे पास है जिसमें हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, कल हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ लिया था कि विद्युत क्षेत्र क्या है। इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था E बराबर F/Q0। Q0 वो आवेश होता है जिसे आप अन्य आवेश के क्षेत्र में यहाँ पर लाते हैं। विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा रिपीट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाता है तो उस आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है, जिसका मापन हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास यह एक बिंदु आवेश है, मान लीजिए +Q आवेश है। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे r दूरी पर यहाँ पर कोई आवेश है मेरे पास Q0, इस आवेश को मैं यहाँ लेकर आता हूँ। तो इस प्रक्रिया में जैसे ये आवेश इस परिबद्ध क्षेत्र में आने का प्रयत्न करता है, इसकी बाउंड्री पर आता है, तो यहीं से ये Q0 आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रभाव को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में पढ़ते हैं। चलिए, आज हम पढ़ना चाहेंगे कि बिंदु आवेश जो कि स्थिर बिंदु आवेश है, एकल बिंदु आवेश है, इस एकल बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। तो लेट्स वी हैव ए पॉजिटिव +Q चार्ज, एक +Q चार्ज अपने पास है बिंदु O पर, स्थिर है, जिससे r दूरी पर यहाँ एक परीक्षण आवेश Q0 को हमने रखा है। ठीक है। अब कूलाम क्या कहता है कि जब दो आवेश स्थिर है, स्थिर बिंदु आवेश है, तो इनके मध्य लगने वाले बल को F बराबर लिखा जा सकता है Q0/r²। सदिश रूप लिखते हो आप तो साथ में r के भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ बल का मान निकाल लिया। फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अपने पास ऑलरेडी है, E बराबर होता है F/Q0। हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को शामिल किया तो E बराबर लिखा जा सकता है F/Q0, मतलब कि F की वैल्यू कितनी है, KQ0/r²r⁻Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बनता है E = KQ/r²r⁻। ये सदिश रूप में अपने पास। देखिए, यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E, वह दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हम E में और r में ग्राफ बनाते हैं तो यह ग्राफ आपके पास एक अति परवलयाकार प्राप्त होता है। देखिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में कहता है वह कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और 1/r² में ग्राफ बनाइए। अब स्टूडेंट्स क्या सोचता है कि ये तो वही अति परवलयाकार ग्राफ है, लेकिन इसने यहाँ आपको क्या दे दिया, 1/r²। यदि r देता ना आपको ये, तो आप यहाँ पर अति परवलयाकार बोल सकते थे इसको। इसने आपको बोला है E और 1/r² में ग्राफ बनाइए। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्राफ आपके पास एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, यह ग्राफ, क्योंकि हमने इस x अक्ष को 1/r² के रूप में मान रखा है। इसके पहले हमने r के रूप में मान रखा था, तो यहाँ तो समानुपातिक अक्ष के रूप में हुई, लेकिन यहाँ व्युत्क्रमानुपाती अक्ष के रूप में हो गई, उल्टे रूप में। तो यह अपने पास एक क्या होगी, सीधी रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा। देखिए, नेक्स्ट अपने पास इससे एक रिलेटेड छोटा सा सवाल है अपने पास कि यदि अभी तक हमने माध्यम वायु निर्वात की बात करी, यदि हमारे पास कोई पराविद्युत माध्यम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, कुचालक माध्यम। जी हाँ, कुचालक माध्यम ही पराविद्युत माध्यम कहलाता है, जिसमें जैसे कांच, पैराफिन मोम, ठीक है, इनको हम यहाँ उपयोग में ले सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, पराविद्युत पदार्थों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि जिस प्रकार से माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल घट जाता है, पढ़ा था ना हमने, तो उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र भी माध्यम की उपस्थिति में क्या होता है, कम हो जाता है। कितने गुना, 1/εr गुना। मतलब कि यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगा। जैसे मुझे EM लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 1/εr और इंटू E0। ये E0 तो हो गया माध्यम वायु या निर्वात के लिए, और EM हो गया माध्यम माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। देखिए, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा सवाल है, 1 नंबर में पॉसिबिलिटी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश है, जिस पर बल 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है।
तो हमें ये बताना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए आवेश दे रखा है, बल दे रखा है, बहुत इजी फॉर्मूला हो गया, E बराबर F/Q0। E का मान निकालना है, F का मान दे रखा है 2.25 बटे 5 × 10⁻⁴। जब आप इसको हल करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4.5 × 10⁻³ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, जिसके हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास इसके बाद चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट अपने पास है बहुआवेशों की निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि बहुआवेशों की निकाय में हमें किसी एक काल्पनिक आवेश के रूप में उस निकाय में हमें मानना पड़ता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी माना एक परीक्षण आवेश Q0 है जो कि बिंदु P पर रखा गया है, जिस पर अन्य स्थिर आवेश Q1 Q2 अप टू Qn के द्वारा बल क्रियाशील होते हैं। अब इस निकाय पर मतलब कि डेट मीन्स Q0 के लिए हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक स्थिर बिंदु आवेश मतलब Q1 के लिए, Q2 के लिए, Qn के लिए जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस Q0 के लिए बनती है, उन सभी का सदिश योग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, अर्थात E बराबर E1 प्लस E2 प्लस अप टू प्लस En के रूप में से लिखा जा सकता है। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमारा लास्ट टॉपिक था, जहां हम जानते हैं बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² होती है। तो पहले आवेश के लिए लिखी जा सकती है E बराबर KQ1/R01²। 01 जैसा पहले बताया है आपको, पहले आवेश के सापेक्ष Q0 आवेश का स्थिति सदिश। ऐसे ही Q2 के लिए और ऐसे ही Qn के लिए हमने सभी का सदिश योग यहाँ पर कर दिया। इसमें K कॉमन मिलता है हमारे को, K हमने कॉमन ले लिया, Q1/R01² R⁻01 प्लस अप टू प्लस Qn/R0n² R⁻0n। K कॉमन हमने इसको सिग्मा के पदों के रूप में लिख दिया, QI/R0I² R⁻0I। इस तरह से हम बहुआवेशों के लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी एकल आवेश के द्वारा प्राप्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के रूप में दर्शा सकते हैं। देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास एक बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है। तेल बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, मतलब एक तेल बूंद आपको दे रखी है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से संतुलित है। संतुलित का मतलब है स्थिर अवस्था में, न तो ऊपर जा रही है न नीचे जाती है ये। यदि तेल का घनत्व आपको दे रखा है तो आपको बोला गया है कि बूंद की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, देखिए हमने ये विद्युत क्षेत्र बना लिया, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक प्लेट को। हमारे पास यहाँ जो लाल डॉट आप देख रहे हैं यह एक बिंदु तेल बूंद है, जिस पर एक बल तो लग रहा है ऊपर की ओर, एक बल लग रहा है नीचे की ओर। अब चूंकि बूंद नीचे की ओर गिरती हुई है तो गुरुत्वाकर्षण के रूप में हम गुरुत्वीय बल F बराबर mg लिख सकते हैं। अब चूंकि सवाल में कहा इसने संतुलित है, संतुलित होने का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया संतुलित होने का मतलब कि इस पर इतना ही बल विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित होगा, अर्थात Fm बराबर हो जाता है किसके, Fe के। Fe क्या है, विद्युत बल QE के रूप में। ओके चलिए, तो mg = QE। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान को लिखा जा सकता है आयतन इंटू घनत्व, क्योंकि दे नहीं रखा अपने को, इसने क्या है घनत्व दे दिया, और आयतन एक चूंकि बूंद गोलाकार होती है, गोले का आयतन यहाँ पर लिखा जा सकता है। Q का मान हमने आवेश क्वांटीकरण में पढ़ा था, Q बराबर NE होता है। N दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, तो N बराबर हो गया 10, सॉरी N आपको दे रखा है 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन वैल्यू रखी अपन ने 4/3 πr³ dg = NE कैपिटल E। R का मान निकालना है, फॉर्मूला बनाया हमने, वैल्यू पुट करी, जिससे स्मॉल r बराबर हमारे पास बन जाता है 9.8 × 10⁻⁷ मीटर के रूप में। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। देखिए लास्ट 2 सालों पहले से इसमें से कोई सवाल नहीं आ रहा, और उसके पहले की आप बात करते हैं तो लगभग एक सवाल हर साल इस टॉपिक से पूछा गया है। सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है। यदि आपके द्वारा इस रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्शरेखा खींच दी जाती है तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे सपोज मेरे पास ये कोई
एक वक्र रेखा है, काल्पनिक वक्र रेखा। अब मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि इस बिंदु पर, ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यदि मैं इस पर एक स्पर्शरेखा मैंने ये खींच दी है, स्पर्शरेखा मैंने खींच दी, तो जिस दिशा में स्पर्शरेखा खींची गई है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। सर्वप्रथम इन रेखाओं को माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। देखिए इन रेखाओं के कुछ विशेषताएं होती है, जैसा कल हमने बोला भी था आपको, यदि आपके पास एकल धनावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है। जैसे ये प्लस क्यू आवेश अपने पास है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके लिए क्षेत्र रेखाएं जो बनेंगी वो क्या होंगी, बाहर की ओर होंगी आपके पास इस तरह से। और यदि इसके स्थान पर आपके द्वारा ऋणात्मक आवेश लिया जाता है तो ये क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्राप्त होती है, जिसकी दिशा को हम लिख सकते हैं अरीय दिशा या त्रिज्य दिशा में, धनात्मक के लिए बाहर की ओर और ऋणात्मक के लिए अंदर की ओर। नेक्स्ट नंबर 2 विशेषता अपने पास है, सजातीय आवेशों को पास लाने पर, सजातीय मतलब समान प्रकृति के आवेशों को पास लाया जाता है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, आपस में एक दूसरे से दूर हट जाती है। जैसा अपन यहाँ चित्र में देखा है इसको, ये देखो ये क्षेत्र रेखाएं दूर हट रही है ये, और बीच में आपके पास यहाँ पर कोई भी क्षेत्र रेखाएं उपस्थित नहीं है। ऐसे क्षेत्र को उदासीन क्षेत्र तथा ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट जो अपने पास है, ये क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। देखिए इसके लिए मैं एक थोड़ा सा आपको इमेजिन बनाता हूँ। यहाँ पे एक ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। आपने प्लस क्यू आवेश के लिए क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। यदि आप इनको आपस में मिला देते हैं, देखिए ये, तो आपको क्या लग रहा है कि धन से जा रही है ऋण आवेश की ओर। तो बिल्कुल इनकी दिशा कुछ इसी प्रकार की होती है। यदि हम 2 असमान प्रकृति के आवेशों को पास लाते हैं तो ये क्षेत्र रेखाएं धन से चलती है, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है, अर्थात ये रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। ध्यान रखिएगा, सवाल आ सकता है, ये सवाल एक अच्छा सवाल है आपके पास कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अपने पास है इसकी विशेषता, किसी आवेश से प्रारंभ या समाप्त होने वाली रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे हमने इसके पहले वाले चित्र में देखा था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इस चित्र में कि यहाँ पर आपके पास इस आवेश के नज़दीक में क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक मात्रा में होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी ज़्यादा होगा, अर्थात क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट विशेषता है इसकी नंबर 5 के रूप में, यदि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर, अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि कोई काल्पनिक पथ अपने पास जैसे बनाया, हमने इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची, तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। यदि मैं इस बिंदु पर किसी आवेश को रख देता हूं तो यह आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के अनुदिश गतिमान रहता है। अर्थात इसके बारे में हम यूं भी कह सकते हैं कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और उस पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। अर्थात ये रेखाएं जो होती है एक सतत वक्र बनाती है, बीच में से टूटता नहीं है ये वक्र। ऐसा नहीं है कि जैसे ये आवेश यहाँ रखा हुआ है आपके पास, ये आवेश यहाँ रखा हुआ है तो इसके लिए एक रेखा यहाँ बन गई, फिर थोड़ी देर बाद एक रेखा यहाँ बन गई, थोड़ी देर बाद एक रेखा यहाँ बन गई, अलग अलग जगह बन जाएगी। नहीं, ये रेखाएं इससे प्रारंभ हो रही है, अंत तक जाएगी जहाँ तक इसका प्रभाव होगा, अर्थात सतत वक्र बनाती है, टूटती नहीं है ये रेखाएं। नंबर 6 विशेषता, जहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे कि ये प्लस क्यू आवेश है, इसके लिए आपने ये क्षेत्र रेखाएं बनाई, ये बनाई, यहाँ पास में क्षेत्र रेखाएं पास पास है, इनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा तुलनात्मक रूप से यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, ये भी आया हुआ सवाल है बोर्ड एग्जाम में, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 11th क्लास में पढ़ा था हमने, धारा रेखीय प्रवाह से संबंधित। तो यदि मान लीजिए ये 2 क्षेत्र रेखाएं आपके पास एक दूसरे को काट जाती है तो क्या होता है भाई, देखते हैं। इसके संपर्क बिंदु पर हमने एक क्षेत्र रेखा बनाई, यह दूसरे संपर्क बिंदु पर यह क्षेत्र रेखा बनाई। अब देखिए 1 और 2,
दो अलग अलग दिशा अपने पास हो गई, जो कि संभव नहीं होता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा एक समान रहनी चाहिए। नंबर 8 विशेषता, यह हमारे पास नेक्स्ट लेसन में भी आएगा जब हम समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, विषय लेसन नंबर 3 में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। इसका मतलब क्या है आपके पास, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यह एक पृष्ठ है, यदि मैं इस पृष्ठ के लंबवत, समविभव पृष्ठ है ये मेरे पास जो बना हुआ है, ये पृष्ठ मेरे पास कैसा है, समविभव पृष्ठ। यदि मैं इस पृष्ठ के लंबवत कोई रेखा खींचता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ बताओ यह किसकी दिशा होगी, तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हो कि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। नंबर 9, जो हमारे पास आगे कई बार डेरिवेशन में न्यूमेरिकल में बोलता भी है कि कोई आवेश समान चुंबकीय, समान विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र में, तो समान और असमान आप कैसे प्रदर्शित करोगे चित्र के माध्यम से। देखिए यदि आपके द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर बनाई जाती है इस तरह से, आपके द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर बनाई जाती है जिनके मध्य की दूरी भी एक समान होती है, तो ऐसी क्षेत्र रेखाओं के द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। जबकि यदि आपके द्वारा असमान दूरी वाली या प्रति समांतर होती है या वक्रीय रेखाएं होती है, तो ऐसी रेखाओं के द्वारा असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। देखिए ये हमारे पास इस लेसन के लिए विद्युत क्षेत्र से संबंधित टॉपिक और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं थी। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह विद्युत द्विध्रुव से संबंधित होगा, जिसके बारे में हम आगे इसकी द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण का अध्ययन करेंगे, जहां ये लेसन हमारा समाप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।